गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट में एजुकेशनल ट्रिप अर्थात शैक्षिक भ्रमण पर डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा में आया है, जिसका व्यू आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह प्रश्न क्रमांक 9 पर उल्लेखित है, जिसमें पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आप भ्रमण का आयोजन कैसे करेंगे। हाउ विल यू कंडक्ट अ टूर फॉर स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस। आज इसी के संदर्भ में हम सामाजिक विज्ञान में शैक्षिक भ्रमण की क्या उपयोगिता है, यह किस प्रकार कंडक्ट किया जाता है, शैक्षिक भ्रमण होता क्या है, इसका सामाजिक विज्ञान विषय में किस प्रकार से हम आयोजन कर सकते हैं, इससे संबंधित स्टडी करते हैं। भ्रमण विधि या पर्यटन विधि, इसे इंग्लिश में फील्ड ट्रिप मेथड भी कहते हैं। शिक्षा में इसे अन्य सरस्वती यात्राओं के नाम से भी जाना जाता है। भ्रमण विधि, शिक्षा में भ्रमण विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। रूसो और पेस्टालॉजी जैसे महान दार्शनिक और शिक्षा शास्त्रियों ने भ्रमण को प्रमुख स्थान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा चार दीवारी तक सीमित न होकर बालक के लिए उसके प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण के माध्यम से दी जाए तो इस प्रकार प्राप्त ज्ञान ज़्यादा स्थायी और सार्थक हो, बालकों में रुचि बनाए रखेगा। शैक्षिक भ्रमण की परिभाषा है जो स्ट्रक महोदय द्वारा दी गई है। शैक्षिक पर्यटन विद्यालय की चार दीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु सुनियोजित भ्रमण है, जिसमें बालक के मनोरंजन के साथ वास्तविक शैक्षिक अनुभव प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। इसकी अन्य डेफिनेशन जो विद्वान है गोल्डन मेल्विन ने दी है। उन्होंने कहा, शिक्षकों को कक्षा में पर्यटन से संबंधित प्रश्न, निबंध एवं देखे हुए दृश्यों के चित्र बनाकर संस्कार को दृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि शैक्षिक भ्रमण शिक्षा की वो विधा है जो बालकों के वास्तविक जीवन से संबंधित है और प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करके बालकों के लिए ज्ञान को रुचिकर बनाती है। साथ ही मनोरंजन और उत्साह भी बना रहता है और इसके अंत में इसकी रिपोर्ट तैयार करके जो देखे हुए चित्र है, अर्थात उसके संदर्भ में जो पहले से ही पूर्व में प्रश्न दिए गए हैं शैक्षिक भ्रमण से संबंधित, उनके उत्तर प्राप्त करके शैक्षिक भ्रमण की सफलता का आकलन किया जा सकता है। शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य हैं: पहला, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व के तथ्यों एवं घटनाओं से परिचित कराना। दूसरा है वास्तविकता अर्थात यथार्थता का ज्ञान बालकों में कराना कि वास्तविकता क्या है और बुक में क्या है, इसमें दोनों में जो अंतर या दोनों के संदर्भ में जो शंकाएं बालकों के मन में विद्यमान होती है, उसको इस उद्देश्य को प्राप्त करके पूर्ण किया जा सकता है। इसके बाद है तीसरा, वास्तविक वस्तुओं, चित्रों और नमूनों आदि का संकलन करना। चौथा है बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। बालकों में पारस्परिक सहयोग, सहानुभूति की भावना को विकसित करना। छठा है बालकों में स्वानुशासन की क्षमता का विकास करना। सातवां, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, अर्थात जो भी बालक ने वास्तविक रूप से देखा है उसका व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। तो इस प्रकार शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना। विभिन्न देशों के अंदर जब भ्रमण का आयोजन किया जाता है तो उससे अन्य देशों के मानव जीवन और उनकी संस्कृति से भी परिचय होता है। इस प्रकार शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य है विभिन्न देशों के मानव जीवन से परिचित कराना, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना और नेक्स्ट उद्देश्य है विभिन्न विषयों से सहसंबंध स्थापित करना, अर्थात सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों से, जैसे राजनीति विज्ञान है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, गणित है, भूगोल है, विज्ञान है, इन विषयों से सहसंबंध स्थापित करना शैक्षिक भ्रमण का प्रमुख उद्देश्य है। शैक्षिक भ्रमण दो प्रकार के, इसमें पहला है क्षेत्र की दृष्टि से और दूसरा है समय की दृष्टि से। क्षेत्र की दृष्टि से है स्थानीय भ्रमण, क्षेत्रीय भ्रमण और राष्ट्रीय भ्रमण। समय की दृष्टि से है दैनिक
भ्रमण, अल्पकालीन भ्रमण और दीर्घकालीन भ्रमण। भ्रमण के इन दोनों प्रकारों को संयुक्त रूप से इस प्रकार से समझेंगे। पहला है स्थानीय भ्रमण। स्थानीय भ्रमण के अंतर्गत विद्यालय के आसपास के स्थानों जैसे तालाब, कुआं, उद्यान, खेत, मैदान इत्यादि, इसके साथ ही यदि कोई ऐतिहासिक स्मारक या संग्रहालय इत्यादि है तो उनका भ्रमण इसके अंतर्गत आता है। इसमें 2 या 3 घंटे की शैक्षिक भ्रमण की यात्राओं का आयोजन किया जा सकता है जो 1 दिन के भ्रमण के अंतर्गत काउंट होती है। दूसरा है क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण 1 दिन से लेकर के 1 सप्ताह की अवधि तक के लिए आयोजित किया जाता है। क्षेत्रीय भ्रमण में किसी क्षेत्र से संबंधित रेलवे स्टेशन, कल कारखाने, बिजली डिपार्टमेंट या बिजली उत्पादन केंद्र, संस्थान जिसमें गैर सरकारी संगठन, कोई भी सामाजिक समुदाय, धार्मिक समुदाय, इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, न्यायालय इत्यादि से संबंधित भ्रमण का आयोजन करके विद्यार्थियों को सामाजिक अध्ययन से संबंधित वास्तविक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसका तीसरा है राष्ट्रीय भ्रमण। यह भ्रमण 1 माह से 3 माह की अवधि तक के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें विद्यार्थी को एक देश से दूसरे देश के लिए भ्रमण कराया जाता है और उस देश के वहाँ के निवासियों की सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इसके साथ ही उस देश के ऐतिहासिक स्थलों, सांस्कृतिक स्थलों, धार्मिक स्थलों आदि की भी ज्ञान प्रदान किया जाता है। शैक्षिक भ्रमण के चरण, अर्थात हम किस प्रकार से या किन बातों का ध्यान में रखते हुए अपने विद्यालय में शैक्षिक भ्रमण का आयोजन कर सकते हैं, इसके लिए कुछ सोपान या चरण बताए हैं। जिसमें पहला है नियोजन, अर्थात शैक्षिक भ्रमण से पूर्व की अंदर हम किस प्रकार शैक्षिक भ्रमण के लिए प्लानिंग करेंगे। इसमें पहला है कि हमारे शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम शैक्षिक भ्रमण के लिए विद्यार्थियों को लेकर जा रहे हैं। दूसरा है भ्रमण के संबंध में स्थान, दिवस और समय संबंधी निर्णय। इसमें शिक्षक, प्रधानाचार्य या अन्य शिक्षकों के सहयोग से जिस स्थान पर भ्रमण का लेकर के लिए बालकों को जाना है उस स्थान का पहले से ही अवलोकन करके आएंगे और उस स्थान को जाने में कितनी समयावधि लगती है, किस दिन हमें जाना है और उसका समय क्या होगा, कितनी बजे हमें बालकों को लेकर जाना है। इसमें तीसरा है यात्रा के लिए कौन कौन से साधन होंगे, क्या बस की व्यवस्था करनी है या अन्य किसी साधनों का प्रयोग करना है, इसके संबंध में निर्णय लिया जाता है। साथ ही जिस स्थान पर हमें बालकों को भ्रमण हेतु लेके जाना है वहाँ के अधिकारियों से परमिशन लेनी है। इसके साथ ही प्रधानाध्यापक जो उस विद्यालय का है, सर्वप्रथम पहले तो उसी से ही परमिशन लेनी पड़ेगी शैक्षिक भ्रमण के लिए कि हम कब जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं और किस दिन जा सकते हैं, कितने स्टूडेंट को लेकर के शैक्षिक भ्रमण किया जा सकता है। ये संबंधी जानकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा ली जाती है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बालकों के अभिभावकों से भी शैक्षिक भ्रमण पर उन्हें ले जाने की अनुमति हमें लेनी पड़ती है। फिर कोई ऐसी आकस्मिक घटना ना घटे इसके लिए फर्स्ट एड का बॉक्स भी हमें अपने साथ रखना हो। इसका दूसरा चरण है भ्रमण के समय योजना, अर्थात जिस दिन हमें बच्चों को लेकर जाना है शैक्षिक भ्रमण के लिए उस दिन हम बालकों को क्या क्या निर्देश देंगे, उसके संबंध में पूर्व लिखित निर्देश बालकों को नोट डाउन करवाने चाहिए। साथ ही उन्हें अनुशासन बनाए रखने का ध्यान रखना है, इस बात की और शिक्षक उन्हें इंगित करे। साथ ही भ्रमण के समय बालकों के मन में जो शंकाएं और समस्याएं उत्पन्न होगी उसका पूर्व से ही शिक्षक उनका समाधान करे। भ्रमण के समय जो भी वस्तुएं, तथ्य या सूचनाएं संकलन हेतु या नोट डाउन करने हेतु कहा जाए उसके लिए भ्रमण के समय शिक्षक उन्हें दिशा निर्देश प्रदान करे। साथ ही इसके पश्चात तीसरा चरण है भ्रमण के पश्चात का, जब विद्यार्थी
भ्रमण के आयोजन को सफलतापूर्वक संपादित करके अपने विद्यालय में आ जाते हैं, उसके पश्चात शिक्षक उन्हें गाइडलाइन दे कि भ्रमण के दौरान आपने जो जो भी कार्य किया है उसका एक प्रतिवेदन तैयार करें और इस शैक्षिक भ्रमण के दौरान उन्हें जो भी समस्याएं आई है और साथ में जो भी उन्हें नई नई सूचनाएं प्राप्त हुई है और उन्होंने क्या सीखा है उससे संबंधित शिक्षक बालकों के प्रतिवेदन के आधार पर उस संबंधी भ्रमण का मूल्यांकन करें। ये संबंधी कार्य भ्रमण के पश्चात शिक्षक महाविद्यालय में आकर के करते हैं और यदि बालकों द्वारा उसका सकारात्मक व्यू दिया जाता है तो भ्रमण सफल होता है और यदि उसमें कुछ कमियां होती है तो उसका आगामी भ्रमण के लिए दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। भ्रमण विधि के लाभ। भ्रमण विधि का लाभ है, पहला, बालकों के अधिगम में रुचि उत्पन्न होती है क्योंकि प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभव द्वारा नवीनता के साथ ज्ञान प्राप्त होता है तो बालक उसे रुचि से ग्रहण करता है। साथ ही जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। तीसरा, इसमें ज्ञान स्थायी होता है, अर्थात जो भी सीख रहा है वो अपनी इन ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीख रहा है, तो जब प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है तो वह ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है बल्कि पुस्तकीय ज्ञान से। इसके बाद है इंद्रिय क्रियाशीलता। इस विधि में हमारी ज्ञानेंद्रिय सक्रिय रहती है और सक्रियता के साथ जो भी सूचनाएं उस भ्रमणिक स्थान पर उसे प्राप्त करनी है वह उसे प्राप्त करने के लिए क्रियाशील रहता है। साथ ही इसमें सामाजिक भावना का विकास होता है क्योंकि बालक समूह में भ्रमण के दौरान एक दूसरे का सहयोग करते हैं, दोनों के प्रति त्याग की भावना रहती है, एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हुए उत्साह बनाए रखने का प्रयास करते हैं और मनोरंजन के साथ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसमें नेक्स्ट है प्रकृति का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। चूँकि शैक्षिक भ्रमण में ज़्यादातर प्राकृतिक स्थानों का ही ज़्यादा चयन किया जाता है तो प्राकृतिक स्थानों पर बालकों को प्रकृति के बीच रहने का अनुभव प्राप्त होता है तो वह ज्ञान वास्तविक ज्ञान होता है। इसमें स्वावलंबन की भावना का विकास होता है बालकों में। नेक्स्ट, इसमें निरीक्षण और अवलोकन शक्ति का विकास होता है क्योंकि जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो वास्तविक रूप से उन्हें दिखाई दे रहा है और वह अपनी निरीक्षण शक्ति से उस ज्ञान की सत्यता को परख करके उसे सीखने का प्रयास करते हैं। शैक्षिक भ्रमण के दौरान बालकों को समाज के अन्य विभिन्न लोगों या व्यक्तियों के संपर्क में आने का अवसर प्राप्त होता है जिससे उनमें संपर्क स्थापन करने की क्षमता का विकास होता है। साथ ही जिस विषय में शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया जा रहा है उस विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। अब इस विधि की हानियां हैं, चूँकि भ्रमण के दौरान विद्यालय की तमाम गतिविधियां समाप्त हो जाती है तो इन गतिविधियों के कारण विद्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा, बालक अधिकतर मनोरंजन की दृष्टि से जाते हैं, वह सीखने में कोई रुचि नहीं लेते। इससे भ्रमण के जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं वह असफल होने का ज़्यादा चांस रहता है। नेक्स्ट, यह जटिल विधि है। यह उस समय जटिल हो जाती है जब भ्रमण में जाने वाले बालकों की संख्या अधिक हो। नेक्स्ट, ये खर्चीली विधि है क्योंकि भ्रमण का आयोजन करना आसान नहीं, इसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ती है। भ्रमण विधि में स्वस्थ वातावरण का अभाव पाया जाता है। कभी कभी हम अधिकारियों से बातचीत करके कह देते हैं हम भ्रमण के लिए बालकों को लेके आएंगे, लेकिन उसके दौरान वहाँ का जो वातावरण होता है वो भ्रमण की दृष्टि से उचित नहीं होता। साथ ही बालकों में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति भी पाई जाती है जिससे बालकों में लड़ाई झगड़े होने के कारण कई समस्याएं भ्रमण के दौरान उत्पन्न होती है। शैक्षिक भ्रमण के विधि से संबंधित आज हमने शैक्षिक भ्रमण है क्या और इसके उद्देश्य, प्रकार, इसके लाभ तथा इसका किस प्रकार से आयोजन करेंगे इस संबंधी ज्ञान को प्राप्त किया। अब इसे संबंध में आपका होमवर्क है कि शैक्षिक भ्रमण विधि के उद्देश्य, प्रकार तथा इसके आयोजन के चरणों का वर्णन कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि ये ज्ञान आपके लिए लाभदायक